पेपर है गाला, क्वेश्चन पेपर 5 मैथ्स बेसिक्स। pair of equation 2x plus 7y 5x plus ky has a unique solution. तो 2x plus 7y equal to 13, 5x plus ky equal to 32। अगर मैं इसमें से a1 लिख दूं 2 हो जाएगा, b1 लिख दूं 7 हो जाएगा, c1 लिख दूं 13 हो जाएगा, a2 हो जाएगा 5, b2 हो जाएगा k और c2 हो जाएगा 32। यहाँ लिखा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, तो a1 हो गया अपना 2/5 नॉट इक्वल टू, b1 हो गया 7/k, तो k लेफ्ट साइड जाएगा ऊपर हो जाएगा, 7 राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, k हो जाएगा 7 into 5/2, k सॉरी नॉट इक्वल टू, इधर नॉट इक्वल टू, तो 35/2 होता है नॉट इक्वल टू 17.5। तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 2। लिखा है 5/2 इज वन ऑफ द रूट। रूट यानी एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन का रूट है? इस इक्वेशन का रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 10x² माइनस 29x प्लस के दिया है इक्वल टू 0, इसमें 5/2 उसका रूट है, तो एक्स की जगह 5/2 डाल देंगे हम लोग, हो जाएगा 5/2 प्लस के इज 0। 10 इंटू 25/4 माइनस ये हो जाएगा 145/2 प्लस के इज 0, ये हो जाएगा 2 5 टू 2 125/2 माइनस 145/2। मैं सबको राइट साइड लेके जाता हूँ तो समझ में आसानी होगा। 145/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125/2। एलसीएम दोनों का सेम है, नंबर सेम है, डिनोमिनेटर तो ऊपर वाला चुपचाप माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, तो के की वैल्यू आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। और गिवन ईपीडी इज -4। तो क्या लिखा है? n इज 7, ए एन इक्वल टू 4 बोला है, ए एन इक्वल टू 4, ए की वैल्यू पूछी हुई है ना, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहाँ पे आपको ए की वैल्यू पूछी हुई है, एन की वैल्यू 7 है और डी कितना है? डी है -4 इज 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 इज 4, ए -12 इज 4, -12 राइट साइड गया तो +12 बन जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पॉइंट पी, ये जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, लाइज ऑन अ सर्कल। सर्कल है, सर्कल पे कहीं पर ये पॉइंट है 5, -2 है। ठीक है ना, विथ सेंटर एस ओरिजिन। इसका जो सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। इसको नोट डाउन कर लो बेसिक वाले। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 और बेसिक वाले इस सम को इंपॉर्टेंट में डाल दो, इस सम को इंपॉर्टेंट में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 3। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा तो आपको नहीं लगता रेडियस ये होगा, है ना, ये रेडियस होगा, यानी ओ से लेके ए तक रेडियस होगा, यानी आपको डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। तो एक ओ ए पे जो कि आर है, ठीक है ना, अगर उसमें मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो बन जाएगा 5 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 12 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 होता है 169, 169 का रूट होता है 13, तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 13। ये बेसिक वाला इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछी। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इधर पे दिख रहा है आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो राइट साइड वाला ब्रैकेट है जिसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर खाली बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड वाली, इसको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, इधर लिखा है z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98 और दूसरा लिखा है z माइनस एक्स बार इज 12। अब जब भी ये सम आएगा, आप एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आप नोट डाउन साइड में करके रखिए, कभी कभी खाली इसका फॉर्मूला भी पूछता है, ये यूज होता ही होता है। ठीक है ना, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए साइड में रखा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने को m की वैल्यू पूछी है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एलिमिनेशन हो रहा है तो x और x कट जा रहा है, यहाँ हो रहा है 2z 90 प्लस 12 हो जाएगा 10 11 110, z की वैल्यू हो जाएगी 110/2 जो कि निकल के आएगी 55। अब आपको ये z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देना है, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में। मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे रहा हूँ, तो z प्लस एक्स बार 98 है, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 98 माइनस 55 जो कि आ जाएगा 43। अब ना तो मुझे एक्स बार पूछा है ना तो एम जेड पूछा है, मुझे तो पूछा है एम। अब देख रहे हैं ना, ये जो अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला राइट साइड लिख के रखा है उसमें आपको एम दिखेगा। ठीक है ना, तो उसमें से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जेड की वैल्यू आ चुकी है 55, 3 एम की वैल्यू मुझे पता नहीं है, वही ढूंढना है। यहाँ हो जाएगा 43, तो 55 इज इक्वल टू 3m माइनस 86, सॉरी 86। ठीक है, 55 माइनस 86 लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस 86 हो जाएगा, 8 6 11 8 3 4 141 हो जाएगा 3m, 141/3 हो जाएगा m, 3 4 12 13 14 3 7 तो m की वैल्यू आ गई 47। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा है 65, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू और फॉल्स है। 7 सम में बोलता है 65 और 117 का एलसीएम उन्होंने निकाला है
एल सॉरी एचसीएफ 65 और 17 का एचसीएफ उन्होंने 3k-2 निकाला है। अब हम क्या करते हैं, हम भी 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं ना। तो 65 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 3 सॉरी 5 5 1 जा 5 5 6 जा 5 3 जा यानी 13। तो 65 हो गया 5 × 13, ठीक है। और दूसरा है 117। 117 का अगर आपको याद हो 39 जा 117 होता है, 3 3 जा 3 1 जा, तो 13 हो जाएगा, सॉरी 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा 13 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। 13 × 3 का स्क्वायर, इसके बाजू में 1 भी रहता है, ठीक है। अगर मैं एचसीएफ निकालू ना, तो एचसीएफ में मैं क्या करता हूँ, दोनों में जो कॉमन होता है वो लिख लेता हूँ। दोनों में आपको 13 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, और 1 दिख रहा है, ठीक है ना, और कुछ कॉमन नहीं है। और बाद में डालता हूँ पावर, 13 पे सबसे छोटा पावर है 1, तो इसका आंसर आ गया 13। लेकिन उन्होंने बोला मैंने एचसीएफ 3k-2 निकाला है, उनका एचसीएफ कितना है 3k-2, और मेरे हिसाब से एचसीएफ कितना आ रहा है 13। तो बोला जाओ के की वैल्यू ढूंढो, तो 13 की वैल्यू 3k-2 के की बराबर हो जाएगी। 13 + 2 = 3k, 15 is 3k, तो यहाँ हो जाएगा 5 is k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल लें। यहाँ पे लिखा है एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल जो है वो है 6x² - x + k। उन्होंने इनका प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो उन्होंने निकाल के रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो उनके हिसाब से -1/3 है, ठीक है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट ये आ रहा है। बोला तुम जाओ के की वैल्यू ढूंढो, तो मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट निकालता हूँ। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, सी यहाँ पर है मेरा के और ए है मेरा 6, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे हिसाब से क्या है k/6। तो उनके आंसर और मेरे आंसर को मैं इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो k/6 की वैल्यू -1/3 हो जाएगी, लेफ्ट राइट साइड जाएगा -6 हो जाएगा, ये के की वैल्यू आ जाएगी माइनस, तो इसका आंसर -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक वाले, इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल ले। 80 मार्क्स इन अ 80 मार्क्स टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड वाले भी इंपॉर्टेंट में डाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्चा है बच्ची है जो भी है रायना, उन्होंने एक टेस्ट दिया है मैथ्स का, उसमें 80 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालो आउट ऑफ 80, यानी उसको आना चाहिए 80 आउट ऑफ 80, ये आंसर आना चाहिए उसका, मतलब ये मार्क्स मिला है उसका। तो ये मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सबसे पहले उसको क्या क्या मार्क्स मिलता है वो लिख लेते हैं। तो जब वो टेस्ट देगा या देगी, तो उसके टोटल मार्क्स क्या क्या आ सकते हैं, टोटल मार्क्स मतलब क्या क्या ऑप्शन है उसका आने के, 0 आ सकता है, 1 मार्क्स आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 78 79 80, ये सारे मार्क्स आ सकते हैं ना, इस पे मत फोकस करो, इस पे मत फोकस करो, ठीक है। ये सारे मार्क्स आ सकते हैं। मुझे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स आने की प्रोड्यूस से पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो उसका फेवरेट नंबर क्या है, उसको 80 लाना है ना। तो फेवरेट नंबर कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो मैं ऊपर वाले नंबर में एक डालूंगा। और टोटल कितने आउटकम है, तो टोटल आप देखोगे यहां से लेके यहां तक 80 लोग हैं, लेकिन ये जीरो भी तो आ सकता है उसका। तो टोटल आउटकम आपको पूरे डब्बे में कितने लोग हैं सब गिनना है, तो टोटल आ जाएगा 81। तो इसका आंसर है 1/81। बहुत लोग ये लिखते हैं, बहुत लोग ये लिखते हैं। 1 तो तब देख के लिखते हैं, लोग बोलते हैं भाई 80 आउट ऑफ 80, तो कट कट 1, ये गलत है, ये देखने का ही नहीं आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो भी मार्क्स पूछा, मार्क्स वाला सम आएगा ना, उसका आंसर 1 आउट ऑफ जितने मार्क्स का सम है ना, एक ऐड कर देने का नीचे, ऐसे ही होता है। जैसे अगर 30 मार्क्स का पेपर होता और बोला होता 5 मार्क्स आना चाहिए, तो 5 मार्क्स एक बार आया, और 30 मार्क्स का पेपर तो नीचे 31 डाल देंगे, ऐसा, ठीक है ना। बाकी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है tan² थीटा - x² थीटा इज डैश।
tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज डैश, ये पूछा है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड ले आऊं तो -1 बन जाएगा, और tan स्क्वायर को राइट साइड लेके जाऊं और सेक स्क्वायर को भी राइट साइड लेके जाऊं तो मेरा ये बन जाएगा। तो यही तो पूछा है ना, यही पूछा है ना, तो इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, ये बेसिक वाले इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दे। नेक्स्ट समय अपना 11, P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, P उसके एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। ठीक है, P उसके एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, मैं सर्कल बना देता हूं। तो P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, P कहीं बाहर लाई कर रहा है, यहां पे ले लिया। विद सेंटर हो, जिसका सेंटर क्या है, O है। टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन, एक टेंजेंट बनाया गया पी ए और पी बी, पी से एक टेंजेंट बनाया गया पी ए और दूसरा टेंजेंट बनाया गया पी बी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट डाल देता हूँ, ए को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, हाँ याद रखना ये बात। तो बोला है, बोलता है जो दो पॉइंट पी से दो लाइन बनाया गया ना, वो दोनों एक दूसरे को 85 डिग्री बना, 58 डिग्री बना, इंक्लाइन यानी मेक्स एन एंगल। इंक्लाइन मतलब होता है मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, कितना डिग्री बना रहा है, 58 डिग्री। पी से जब निकला दो लाइन तो वहां पे 58 डिग्री बना कर गया। तो बोला है जो पी ओ ए ढूंढो, पी ओ ए। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसमें इसकी खासियत क्या है, इस सम की खासियत क्या है, या इस टाइप के सम की खासियत क्या है, आमने और सामने का एडिशन 180 होता है। तो ये पूरा एंगल हो, पूरा एंगल पी 180 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे एंगल हो मुझे पता नहीं है, और पी की वैल्यू 58 दी हुई है, तो यहाँ पर एंगल ये हो जाएगा 180 में से 58 गया, 180 में से 50 गया तो 130, 130 में से 8 गया तो 122 आ गया इसका आंसर। 122 किसका आया, ये पूरा एंगल 122 आया। ठीक है ना, ये पूरा एंगल 122 आया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने पूछा एंगल पी ओ ए, तो पी, बीच में से काट रहा हूं, पी ओ ए, यानी मुझे खाली ये आधा एंगल पूछा है। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में जब बीच में से लाइन काटूंगा तो जितने भी एंगल होंगे सब आधे आधे हो जाएंगे। तो एंगल पी ओ ए जो है, ये पूरा जो 122 था उसका आधा हो जाएगा। 2 6 12, 61, 61 डिग्री आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लें, ये डायरेक्ट सम है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार ढूंढो। एक्स बार का फॉर्मूला कितना है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, क्योंकि यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स और समेशन एफ आई दिया हुआ। समेशन एफ आई एक्स आई है 245, समेशन एफ आई है 100, तो बस डिवाइड करना है, पॉइंट खसकाओ, डिवाइड करोगे तो 2.45 आ जाएगा। इसका आंसर है 2.45। द एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 इज 35 इंटू 42। बोला है एलसीएम निकाला है वो लोग ने 35 और 42 का। तो मैं एक बार 35 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 35 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7, 7 इंटू 1, तो 35 हो जाएगा 5 पावर 1, 7 पावर 1 इंटू 1। 42 का निकालू अगर, तो 42 का निकाल लूँ तो 7 6 जा 2 3 जा 3 1 का आंसर आएगा 7 इंटू 2 इंटू 3, यानी पावर 1 पावर 1 पावर 1 और इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ ना, मैं एलसीएम नहीं निकालता हूँ तो क्या करता हूँ, सारे नंबर ऊपर के लिख देता हूँ और सारे नंबर नीचे के, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करता, और पावर बड़े का डाल देता हूँ, सब पे बड़ा पावर 1 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 42, इसका आंसर आ गया 40, 5 2 जा 10, 7 3 20, 210। हाँ 210 इसका आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 210। लेकिन उन्होंने बोला है मैंने एलसीएम निकालो ना, एलसीएम है 35 इंटू 42। ठीक है ना, तो 35 इंटू अगर हम 42 करें तो 35 इंटू 42 आ जाएगा 1470। तो मेरा आंसर तो 210 आ रहा है, तो 1470 उनका आंसर आ रहा है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमने अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। बोला है सम ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसने सम निकाला है, सम ऑफ जीरोस निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है।
और बोलता है सम ऑफ जीरो का आंसर बड़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, ऐसा उसने बोला है, स्टेटमेंट दिया है। एक बार चेक करते हैं सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए यानी -5/1 यानी -5। यहाँ सब मेरा -5 आया, बराबर, यहाँ लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए, सी बाई यानी 4/1 यानी 4। तो ग्रेटर देन 4 लिखा है, क्या ये बात सही है? यहाँ तो दिख रहा है क्या, सम तो छोटा है ना, -5 तो छोटा है 4 से, यहाँ पे लिखा है बड़ा है, तो ये गलत है, ग्रेटर नहीं आना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए, तो ये आंसर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट सम अपना 50, नेक्स्ट सम अपना क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 5x - 15y इज 8, 5x - 15y इज 8, और लिखा है 3x - 9y इज 24/5। बोलता है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, एक बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देता हूँ। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, जिस दिन ये तीनों इक्वल आ जाते हैं उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो a1/a2 निकालो तो 5/3 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। a1/a2 अगर मैंने निकाला तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे साइड में। और मैं b1/b2 निकालता हूँ, b1/b2 निकालता हूँ -15/-9, 5 3 5 जा 3 3 जा, तो b1/b2 आ गया 5/3। देखते हैं c1/c2 क्या है। तो c1/c2 निकालू तो 8/24/5, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन डिवीजन मेन डिवीजन को ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख। डिवाइड को जिस दिन आप मल्टीप्लाई बनाओगे सामने वाला चीज ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा होता है। तो 8 1 जा 8 3 जा 5/3, तो c1/c2 आ गया 5/3। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों कंडीशन सही हो गया, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। दिया है p ऑफ a इज 3/4, p ऑफ a डैश, तो p ऑफ a डैश बोला है, p ऑफ a डैश उनके हिसाब से ये आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं हम, p ऑफ a डैश निकालते हैं, p ऑफ a प्लस p ऑफ a डैश की वैल्यू 1 होती है, p ऑफ a 3/4 दिया है, p ऑफ a डैश निकालना है, तो p ऑफ a डैश हो जाएगा 1 - 3/4, इसका नीचे एलसीएम 1 है, जब नीचे आंसर डिनोमिनेटर उसके 1 है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3/4, आंसर आ गया 1/4। तो p ऑफ a डैश 1/4 है, और वो लोग ने p ऑफ a डैश 4/3 लिखा है, गलत है ये, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमें अपना वन वन सेंटेंस है, बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 में -5, -1, 3, 7 दिया हुआ है। आप डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस होता है a2 - a1। आप कोई भी दो नंबर को डिफरेंस कर सकते हो, मैं होता तो इसको कर देता 7 - 3 कर देता है, ऐसा लिख देता ए, मैं ऐसा कर देता a4 - a3, ये भी चलता है, 7 - 3, आंसर आ जाता 4। लेकिन मान लो नहीं दिमाग जो, तो हम नॉर्मली करते हैं -1 -5, -1 + 5, आंसर आ गया 4। तो इससे भी करेक्ट है, यहाँ से भी आंसर करेक्ट है, ठीक है, कहीं से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बोलता है अगर मैं एक डायमीटर बना दूं, तो एक सर्कल बना दूं, ठीक है, एक सर्कल में अगर मैं डायमीटर बनाऊं, देखो ना, ये रहा डायमीटर, मान लो ये डायमीटर, तो आप कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो इस डायामीटर के। तो इस डायामीटर से आप टेंजेंट बनाने जाओगे तो टेंजेंट तो यहीं से गुजरेगा ना, और टेंजेंट यहीं से गुजरेगा, और ये एक एक इधर आएगा टेंजेंट, एक राइट साइड आएगा टेंजेंट, ठीक है ना। डायामीटर ऑफ हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू डायामीटर ऑफ अ सर्कल, तो एक डायामीटर से आप कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो, ये दोनों लाइन ही पैरेलल है, ये तो ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट बन सकता है जो कि पैरेलल होगा, ठीक है। आप कहीं भी डायमीटर लो, मान लो आपने सर्कल ऐसा लिया और डायमीटर मान लो आपने ऐसा कर दिया, तो टेंजेंट आप ऐसे ही बनाओगे ना, तो दो ही बनेगा, हर केस में दो ही बनेगा, ठीक है ना। आप इनफाइनाइट मत लिख देना, हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन होता है जो गड़बड़ हो कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट समय अपना है, a letter is chosen at random from English alphabet, find the probability of choosing a vowel। तो सबसे पहले हम लोग वॉवेल लिख लेते हैं, वॉवेल क्या क्या होता है, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, और बाकी सबको भी बता देता हूँ क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, जो बाकी सब बच गए ना, जैसे कि बी
सी, डी, एफ, ये सब जो बच गए उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। फिलहाल हमको वॉवेल पे फोकस करना है, वॉवेल, ठीक है ना। तो वॉवेल टोटल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल पूछा है, तो वॉवेल कितना है गिनते हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट, तो 26, 5/26 इसका आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20। एक एक नंबर दिया है, नंबर का लिस्ट दिया, 8, 12, 17, X, 25, 28, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना चाहिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको यहाँ पे मिस्टेक है इनका, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऐसा लिखना चाहिए था। तो इन लोगों ने निकाला है, बोलते हैं हमने निकाला है मीडियन 20, जाओ एक्स की वैल्यू ढूंढो, तो हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने का एक ही तरीका, लेफ्ट साइड से काटो, राइट साइड से काटो, लेफ्ट साइड से काटो, राइट साइड से काटो। अगर बीच में दो लोग बच गए तो मीडियन का आंसर हो जाता है इन दोनों का एडिशन अपॉन 2। इतना अपना आंसर खत्म हो गया, लेकिन मुझे तो एक्स ढूंढना है। उन्होंने बोला मीडियन कितना है 20, तो मीडियन की जगह 20 डाल दूंगा, 17 + x/20, सॉरी 2 हो जाएगा, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 इज 17 + x, तो 40 - 17 हो जाएगा x 23, तो x की वैल्यू आ गई 23। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, मैं अगर आपको क्यूबॉइड बना के दिखा दूं, तो या क्यूबॉइड में जैसे आपका फिश टैंक समझ लो, या टिफिन का डब्बा समझ लो, जिसमें ऊपर का पोर्शन नहीं हो, ठीक है ना, और नीचे वाला पोर्शन नहीं हो, ठीक है ना, उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी चार दीवार हो आपके पास, ऊपर का छत नहीं हो, नीचे का बेस जमीन नहीं हो, फ्लोर नहीं हो, ठीक है ना, चार दीवार को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में फॉर्मूला बनेगा, 2 बार BH आएगा और 2 बार LH आएगा, ठीक है ना। अगर मैं H कॉमन निकाल लूं, H कॉमन निकाल लूं, तो अंदर बचेगा 2B + 2L। तो यहां लिखा है हाइट पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ ऐसा कुछ उनको ऐसा लिखना था, उनको ऐसा लिखना था, पेरीमीटर ऑफ बेस ऐसा करके इनटू हाइट। तो ये जो चीज है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस है, ठीक है ना, तो ये H इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ए ही रह जाएगा। नंबर 22, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3πr²h। मान लो नहीं समझ में आया तो 1/3 तो इसी में दिख रहा है ना, तो यही है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन ये रहा, कोन का फॉर्मूला है 1/3, वॉल्यूम के कोन का फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई इंटू r² इंटू h। अगर वो लोग ने ये आंसर ऐसे नहीं दिया है, उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। देखो 1/3 आगे आ गया, हाँ तो आगे आ गया, h आ गया लास्ट में, h आ गया लास्ट में। अब बचा गया एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस देखो यहाँ पे बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया तो πr² ही होता है ना, तो उन्होंने डायरेक्ट ना लिखे, ऐसा थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके दिया। इसका ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्टर का एरिया पूछा है। सेक्टर का एरिया होता है πr²θ/360। तो सेक्टर दिखता है ऐसे है, मान लो माइनर ही ले लेता हूँ, ये रहा सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का एरिया होता है πr²θ/360, लेकिन उन्होंने फॉर्मा नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि ये है क्या, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय आर्क एंड 2 रेडियस। बोलता है क्या ये कोई ऐसा रीजन है जो, पोर्शन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई पार्ट जो किससे घिरा हुआ है, एनक्लोज यानी किसके अंदर फंसा हुआ है, आर्क एंड 2 रेडियस। देखो ये आर्क है और 2 रेडियस, 2 रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, इनके बीच में सेक्टर फंसा हुआ है, तो ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में सेगमेंट, सेगमेंट दिखा देता हूं। सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं पूछा, उसका मतलब पूछा, तो सेगमेंट ये है, मान लो माइनर सेगमेंट ही कंसीडर करो, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट ही कंसीडर, ठीक है। तो लिखा है 24 में लिखा है सेगमेंट, तो ऑप्शन ए तो इसके साथ चला गया है, ठीक है।
अब एनी पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, बोलता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है उसका कोई भी पार्ट, मान लो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मान लो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ये पूरा है, ठीक है ना, बोलता है सर कोई भी पार्ट, तो मान लो मैंने इतना पार्ट ले लिया, इतना पार्ट ले लिया, इतना ही पार्ट ले लिया, इतना ही पार्ट ले लिया, खाली इतना पार्ट, तो ये थोड़ी है अपना सेगमेंट, तो ये है ना, अंदर आना चाहिए, ये कलर वाला पोर्शन अंदर भी आना चाहिए, तो ऑप्शन बी तो चला गया, तो सीधी सी बात ऑप्शन सी बचा, लेकिन हम फिर भी पढ़कर समझते हैं, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन, सर्कल रीजन का पोर्शन यानी अंदर की बात चल रही है, बाउंडेड बाई आर्क, तो देखो बाउंडेड बाई आर्क, बाउंडेड बाई आर्क का मतलब यहाँ पे आर्क है, ये रहा आर्क, बाउंडेड बाई आर्क का मतलब ये रहा आर्क, एंड द कॉर्ड, ये रहा कॉर्ड, सो कॉर्ड कहते हैं, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो बीच में फंस गया, जो बीच में फंस गया ये वाला ब्लू पोर्शन, यही सेगमेंट है, तो हाँ ऑप्शन इसका सी आंसर करेक्ट। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पहले हम लोग जीरोस पॉलिनोमियल कर लेते हैं, वेरिफिकेशन बाद में करेंगे, तो अपना क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इतना जो पॉलिनोमियल है उसका पहले हम लोग जीरोस निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जीरो, तो जब भी आपके पास दो ही टर्म होता है तो सम ज्यादा आसान हो जाता है, माइनस थ्री को उस तरफ भेज दो प्लस थ्री हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो जब रूट निकलता है तो प्लस में भी आंसर देता है माइनस में भी आंसर देता है, तो एक को हम लोग अल्फा बोल देते हैं प्लस रूट थ्री को, और बीटा बोल देते हैं माइनस रूट थ्री, तो अपना जीरोस मिल गया, ठीक है ना, ये दोनों आपके जीरोस रहे। ये बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वेरीफाई द रिलेशनशिप मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है माइनस बी बाई है उसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ए बी और सी के फॉर्म में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ए आपका हो जाएगा वन, बी हो जाएगा जीरो, सी हो जाएगा माइनस थ्री, अब मैं अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकालता हूँ और माइनस बी बाई ए का आंसर निकालता हूँ, देखता हूँ ये दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो अल्फा है रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, मान लो ये आपको करने नहीं आया, वैसे इसका आंसर जीरो है, मान लो आपको करने नहीं आया तो आप राइट साइड चले जाने का, माइनस बी कितना है जीरो, ए है वन, तो ये जगह जीरो, तो ये आंसर चुपचाप जीरो डाल देने का, दोनों में से एक डब्बा राइट ही होगा, मतलब इजी होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, ठीक है ना, लेकिन हम इक्वल टू नहीं रख सकते, हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा नहीं रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, देखो अब लेफ्ट साइड वाला करने नहीं आया ना आपको, तो आप राइट साइड चले जाओ, सी बाई ए, सी कितना है माइनस थ्री, ए कितना है वन, तो आंसर है माइनस थ्री, तो इधर पे माइनस थ्री डाल दो, हो जाएगा, ठीक है ना, वही आ रहा होगा, तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है अपना फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस, तो सम ऑफ जीरोस यानी एस लिखता हूं मैं, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, उसकी वैल्यू दी है माइनस वन बाई फोर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको मैं पी लिखता हूँ उसको, उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू है वन बाई फोर, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप फॉर्मूला ऐसा लिखते हो, ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है ना, लेकिन मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ तो मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस यानी सम, और ये पी, पी यानी प्रोडक्ट, तो चुपचाप खाली आपको वैल्यू डालना है, एस के जगह माइनस वन बाई फोर, प्रोडक्ट के जगह प्लस वन बाई फोर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर, इसके आगे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आंसर एकदम करेक्ट है, अगर मान लो आपको एलसीएम लेना भी है तो ये बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई फोर, और वो लोग होशियारी मारेंगे वन बाई फोर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन, ठीक है ना, तो आपको ये आंसर लाने की जरूरत नहीं है, राइट है वैसे, आप यहां तक भी लाके रोक दोगे तो चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 25 26 बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, 27 स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और बोला उसका रूट इक्वल है,
जब रूट्स इक्वल होते हैं, अगर रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल दे रखा है, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, उसकी वैल्यू जीरो है। तो फिलहाल अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपल कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए हो जाएगा के, बी हो जाएगा माइनस टू के, सी हो जाएगा सिक्स, और डी की वैल्यू तो जीरो है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है, बी का स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर फोर ए सी इज जीरो, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज जीरो। तो यहाँ पे फोर के कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा के माइनस सिक्स, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी जीरो और के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। तो के की दोनों वैल्यू चलेगी, लेकिन कभी भी ये एक्स स्क्वायर के जो आगे नंबर होता है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इधर के है, इसलिए ये जीरो नहीं चलेगा, तो अपना के का आंसर सिक्स हो जाएगा। अगर ये के नहीं होता ना इधर, तो आंसर जीरो भी चलता, सिक्स भी चलता। तो ये स्टैंडर्ड वाले खास करके इसको नोट डाउन कर लेना, ये बातें नोट डाउन कर लेना खास करके। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम अपना क्वेश्चन नंबर 28, स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, एक टर्म दिया है, एपी का टर्म सीरीज दिया हुआ है, और बोलते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म आना चाहिए। कौन सा नंबर पे आएगा पहला नेगेटिव टर्म? तो सबसे पहले जब भी नेगेटिव सम वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ए और डी तो लिख ही लेने का, ठीक है। -121 जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा होगा ना, तो आपको ए एन जीरो ले लेने का। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज जीरो। ए है आपका 121, एन पता नहीं, डी है माइनस फोर इज जीरो। तो ये बन जाएगा 121 माइनस फोर एन प्लस फोर इज जीरो, 121 प्लस फोर इज फोर एन, तो यहाँ हो जाएगा 125 इज फोर एन। तो एन हो जाएगा 125 अपॉन फोर, इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर थ्री जा 12, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, पॉइंट में आ रहा आंसर। तो नेगेटिव टर्म इसमें है ही नहीं, इस सीरीज में नेगेटिव टर्म मतलब है नहीं, मतलब है, लेकिन एन की वैल्यू 31.2 पर आएगा वो नेगेटिव टर्म, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो नेक्स्ट राउंड फिगर होगा 31 के बाद, जो नेक्स्ट नया नंबर क्या आता है 32, तो एट एन इक्वल टू 32 फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल अपीयर, फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32 पर आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे, उसका नेक्स्ट बड़ा नंबर लिख देने का राउंड फिगर करके, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के टेबल में आने वाले जो लोग हैं पहले उनको लिख लेते हैं। तो 8, 8 टू 16 आएगा, फिर 8 3 24 आएगा, 8 4 जा 32 आएगा, ऐसे करके 15वें नंबर पे 15 8 जा 120 आएगा, ठीक है ना। अब मान लो आपको ये नहीं आया लिखना, तो इसको जाने देना, ठीक है ना। वो लिखोगे तो सम थोड़ा और आसान बन जाएगा। मान लो इतना ही आया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ए और डी लिख देता हूँ। ए है आपका 8, डी है आपका 16 माइनस 8, जो कि वो भी 8 आ गया। मुझे सम ऑफ फर्स्ट 15 पूछा है, यानी S15 पूछा है, ठीक है ना। पहले एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो S15 हो जाएगा 15 बाई टू, टू इंटू ए प्लस 15 माइनस वन, डी है आपका 8, तो हो जाएगा 15 अपॉन टू, हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8, ये हो जाएगा 15 अपॉन टू, हो जाएगा 16, 14 8 से यहाँ से अगर कर दो 8 4 जा 32, 112, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करूँ तो ये हो जाएगा 15 अपॉन टू इंटू वन 28, ठीक है, 264 जा। अब मैं 15 इंटू 64 करूँ तो 15 इंटू 64 आ जाएगा 960। तो S15 जो है वो आ जाएगा 960। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दें, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दें। 30, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें देखो ना, एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट रखूं, तो एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई नहीं होगा ना। तो मान लो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, एक्स की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो उस पॉइंट से जो भी पॉइंट है,
11, 12 से उसकी दूरी 13 है। मान लो ये पॉइंट जो है x, 0 वो ये रहा, उसकी दूरी 11, 12 से, उसका डिस्टेंस कितना दे दिया है, 13। ठीक है ना, तो पीए का डिस्टेंस 13 है। पीए पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ऐसा बनेगा x-11 द होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 द होल स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू 13 दे दी गई है। यहाँ हो जाएगा x-11 द होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अंडर रूट इस तरफ आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे x-11 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x² - 22x प्लस 121 प्लस 144, हो जाएगा 169। x² - 22x प्लस 265, x² - 22x प्लस 265 माइनस 169, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो 265 माइनस 169 ये बनेगा, 265 माइनस 169 ये आ जाएगा 96। x² - 22x प्लस 96। ठीक है, तो अभी मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकता हूँ, श्रीधराचार्य भी लगा सकता हूँ। अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करूँ तो मुझे चॉइस ढूंढना पड़ेगा। तो 22 बनना चाहिए, 2 to the 4 4 to the 8 to 16, 2 to the 4 4 to the 8 to 16, 16 6 जा, तो यहाँ आ गया -16x -6x प्लस 96। चॉइस अपने को मिल चुका है। यहाँ पे x-16 -6 x-16 x-16 एक डब्बे में, x-6 अलग डब्बे में, दोनों की वैल्यू 0, तो या तो x-16 0 होगा या तो x-6 0 होगा। x की वैल्यू हो जाएगी 16, x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो जो p का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 16, 0 या तो 6, 0। एक पॉइंट p है, वो डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो ए रहा ए 1, 2, ये रहा बी 4, 5। यहाँ पे जो पॉइंट है पी वो डिवाइड कर रहा है उसको 2:1 के रेशियो में, और वो पॉइंट का नाम है 3, बी। अगर मैं सेक्शन फॉर्मा लगाऊं, सेक्शन फॉर्मा तब लगता है जब रेशियो अलग अलग हो। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं इधर पे, p(x, y) का फॉर्मूला बन जाएगा mx2 प्लस n(x1) अपॉन m+n, my2 प्लस n(y1) अपॉन m+n। पहले मैं आपको x1 y1 x2 y2 बता दूं किधर है। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा m, ये रहा n, और ये आपका x और y की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3, b, यहाँ हो जाएगा mx2 यानी 2 × 4 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1, कॉमा 2 × 5 प्लस 1 × 2 अपॉन 2 + 1, 3, b। यहाँ हो जाएगा 8 + 1/3, कॉमा 10 + 2/3, 3, b जगह 9/3, कॉमा 12/3, 3, b का आंसर आ जाएगा 3, 4। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये 3 से कंपेयर होगा और ये b 4 से कंपेयर होगा, तो b की वैल्यू मेरी आ गई 4। ये स्टैंडर्ड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 32, पूछा है tan p and cot r। जब वो tan p बोलता है तो हमको एंगल p पे लेने का, लेकिन उससे पहली बार ट्राइंगल के तीनों साइड पता होना चाहिए। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। PR² हो गया 13 का स्क्वायर, PQ हो गया 12 का स्क्वायर, और QR पता नहीं है, तो हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस QR²। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR², ये हो जाएगा 25। QR की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमको तीनों साइड पता चल गया। ठीक है, जब वो लोग बोलते हैं tan p ढूंढो, जब वो लोग tan p लगाने बोलते हैं तो एंगल p पे सोचने का। तो tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो फिलहाल tan p में ऑपोजिट मेरा QR हो जाएगा और एडजेसेंट मेरा PQ हो जाएगा। ठीक है ना, तो QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12। तो tan p आ गया आपका
5/12। उसी तरीके से अब उसने बोला है कि कॉट आर ढूंढो। जब वो कॉट आर बोलता है तो एंगल मेरा अब आर पे हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल मेरा आर पे हो जाएगा। कॉट आर का फॉर्मूला बनेगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट इस केस में एडजेसेंट 12 होगा या पी क्यू होगा, और ऑपोजिट मेरा क्या होगा, सॉरी एडजेसेंट, एक मिनट गलत बोल दिया, एडजेसेंट आपका क्यू आर हो जाएगा। अगर मैं एंगल आर पे लेता हूं तो एडजेसेंट मेरा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, और ऑपोजिट मेरा पी क्यू हो जाएगा ना, इसके सामने वाला तो होगा ऑपोजिट पी क्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू हो गई 5 और पी क्यू की वैल्यू आ गई 12। तो कॉट आर की वैल्यू 5/12 आ गई, ठीक है। लेकिन उसने मुझे पूछा है tan पी और कॉट आर का माइनस करो, तो tan पी माइनस कॉट आर करूं, ये दोनों की वैल्यू इसमें डाल दूं तो हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, ये कैंसल आउट हो गए, 0 आ जाएगा। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बेसिक वाले डाल दो और स्टैंडर्ड वाले भी डाल दो, इसको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों इसको इंपॉर्टेंट डाल दो। साइन ए माइनस बी हाफ दिया हुआ है, और कॉस ए प्लस बी कितना दिया है, ये हाफ। देखो साइन लिखो कि कॉस लिखो कि टैन लिखो, उसके बाजू में जो कुछ भी लिखा होता है ना वो डिग्री होता है, एंगल वो डिग्री होता है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री में देखूंगा साइन कौन सी डिग्री पे हाफ होता है, तो मुझे मालूम पड़ता है साइन 30 हाफ होता है। तो इससे ये भी पता चल गया जो ए माइनस बी है ना उसको उसको 30 बनना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। उसी तरीके से उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कॉस 60 डिग्री पर हाफ बन रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब एलिमिनेशन करो, 2a हो गया 90, ए हो गया 90/2, ए हो गया 45। ए अगर 45 है तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ए प्लस बी 60 है, तो ये 45 प्लस बी इज 60, बी हो जाएगा 60 माइनस 45, बी हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अपने को आ गई है। 4 इसमें दिया है 15 मीटर टॉल यूकेलिप्टस ट्री। एक 15 मीटर टॉल यूकेलिप्टस ट्री था, मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मान लो यूकेलिप्टस ट्री है, ठीक है, ये यूकेलिप्टस ट्री है, ठीक है। वो टूट गया, ब्रेक हो गया एट हाइट ऑफ 5 मीटर। तो ये 15 मीटर जो टॉल ट्री था ना वो 5 मीटर, मान लो यहाँ कहीं 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है ना। यहां से वो टूट गया, यहां से वो ब्रेक हो गया, टोटल 15 था, टोटल 15 था, ठीक है ना। तो यहां से ब्रेक हो गया फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट 5 मीटर ग्राउंड से 5 मीटर तक की जो हाइट है, यहां से ट्री ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हुआ तो आधा पार्ट जमीन पे गिरेगा। द ब्रोकन पार्ट रिमेन्स अटैच टू द मेन ट्रक, बोलता है जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे ही रहा, लेकिन जो टॉप वाला पार्ट है ना वो ग्राउंड को टच हो रहा है। यानी ये जो आपका पेड़ है, ये पेड़, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको मैं ब्रेक करके नीचे गिरा देता हूँ, तो पेड़ ऐसे गिर के नीचे आ गया। समझ में आया, पेड़ ऐसे गिर के नीचे आ गया, यानी पेड़ ऐसा हो गया, पेड़ ऐसा था और ऐसे बेंड होके नीचे हो गया, ऐसा हो गया पेड़। समझ में आया। तो इतनी पूरे टोटल पेड़ की हाइट 15 थी, तो इतनी पांच पांच पे बेंड हुआ है, तो बाकी जो बचा 10 है वो तो इस तरफ आ गया ना, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड, ट्री का ग्राउंड के साथ एंगल बनाओ, या मैं यानी यहाँ का एंगल ढूंढना है। तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से कर देता हूं मैं। तो ये डायग्राम, इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक नया डायग्राम बनाया, कुछ ऐसा बना, ये ऐसा हो गया। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। मुझे ये एंगल पूछा है, मुझे यही एंगल पूछा है ना, तो मैं ये देखूंगा सी मेरा एंगल हो गया, ये सामने वाला ऑपोजिट हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मैं ये देखूंगा साइन कॉस या tan में से किसमें ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है। तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो मुझे यहाँ साइन सी पे एंगल ढूंढना है, ऑपोजिट कितना है 5 और हाइपो कितना है 10। तो साइन सी इज हाफ। साइन कौन सी डिग्री पे हाफ होता है, अगर सी की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा तो साइन हाफ आता है ना, देखो ना साइन 30 डिग्री हाफ ही तो होता है। तो इसका मतलब सी 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो, ये या तो ये बताने के बाद ये लिख सकते हो
ठीक है, तो ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो इसको। 35 ये इलस्ट्रेशन है टेक्स्ट बुक में। मयंक मेड अ बर्ड बाथ और हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर के शेप में उसने ये बर्ड बाथ बनाया है विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी इसमें खड्डा हुआ है। तो हम लोग शेप का नाम लिख लेते हैं, हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है और आपको सिलेंडर शेप भी दिख रहा है, तो दोनों का डेटा हम लिख लेते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, यानी यहाँ पर उसने खड्डा किया है, यानी जो भी बर्ड होगी, जो भी बर्ड होगी, जो भी बर्ड होगी इसके अंदर आएगी और पानी में नहाएगी या पानी पिएगी, ठीक है ना, पानी में बैठते हैं ना लोग या कभी कभी पानी पीते हैं, ठीक है ना, तो वो बर्ड इसके अंदर बात करने वाली है ना, बर्ड बात बना है, तो बर्ड बात इसमें करने वाली। एट वन एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, पूरे हाइट का, सिलेंडर का हाइट कितना दे दिया, 1.45 मीटर, तो मैं सिलेंडर के डेटा में डाल दिया, ठीक है। रेडियस कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, अभी देखो रेडियस इसका 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका भी 30 सेंटीमीटर होगा, लेकिन सम हम तब स्टार्ट करेंगे जब पूरा यूनिट सेम हो, आधा मीटर में आधा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब मैं 100 करूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो बोला पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेनी है। तो बोला है बर्ड का बात का एरिया बताओ, देखो एक्चुअल में ना बर्ड बात इतने में लेने वाली है, ठीक है ना, इतने में लेने वाली है, तो इसका एरिया होना चाहिए 2πr²। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या किया है ना, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये नीचे का जो सिलेंडर है ना, इसका एरिया भी कंसिडर कर लिया है। तो बर्ड बात इतने में लेने वाली है बराबर, तो एरिया खाली इसी का आना चाहिए 2πr² जो कि होता है, इसका एरिया 2πr² होता है, कलर यहीं मारोगे ना। लेकिन टेक्सबुक में क्या किया है ना, उन्होंने ये एरिया भी कंसीडर कर लिया, सिलेंडर का ये कर्व एरिया 2πr, उस हिसाब से तो ये πr² भी आना चाहिए था, ये इसका एरिया भी आना चाहिए था, इसका एरिया भी आना चाहिए था, लेकिन टेक्सबुक में अब ऐसा किया है, तो हम खाली इतना ही वैल्यू निकालेंगे। शायद उनका कहना ये है कि सिलेंडर ऐसा है, खोखला होगा नीचे से, इसमें कटोरा रखा हुआ है, तो तब ये चीज सही होता है कि भाई यही दो एरिया लगेगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ हो जाएगा 2πr(h) जो कि सिलेंडर का है, और 2πr² जो कि हेमिस्फीयर का चाहिए, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये सिलेंडर का पार्ट है और ये हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो दोनों में 2π और r सेम ही है, तो मैं कॉमन निकाल के कर लेता हूँ। 2 की वैल्यू 2π, 22/7, रेडियस आपका 30 हो गया है, एच की वैल्यू है 145 प्लस 30, हो जाएगा 2 × 22 × 30/7 इंटू 175। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 × 30 इंटू 175, ये हो जाएगा 231,000 डिवाइड बाय 7, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 231,000 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10,000 होगा, 3.3 मीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाट का इतना आ जाएगा। आप उसका टेंशन मत लो, खाली इतना आप रखना, ये भी चलेगा, एकदम करेक्ट आंसर है ये। पीछे हो सकता है मीटर स्क्वायर में दिया हो तो ये लिख रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई भी यूनिट रख सकते हो। कोन इस 15 सेंटीमीटर, तो डेटा हम लोग लिख लेते हैं, कोन, कोन का रेडियस कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज हेमिस्फीयर, यानी आपका ये कोन है ना, उसका जो बेस है वो हेमिस्फीयर शेप का है, तो दो डेटा आ गया अपना, हेमिस्फीयर का भी डेटा इधर आ जाएगा। तो इसका भी रेडियस उतना ही हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम ही होगा ना, अरे दोनों का रेडियस इतना ही होगा, इतना ही होगा। हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट खाली बताया है, कोन का जो हाइट है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कोन का हाइट हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मुझे बोला है जाओ इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है, जो शेप आपको चिपका चिपका नजर आएगा वो सबको ऐड कर देने का, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय बोला क्या वर्ड यूज किया है, तो खाली वॉल्यूम लिख देते हैं, टोटल वॉल्यूम लिख देते हैं, टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम में क्या करना था, जो जो शेप आपको ऐड होता हुआ नजर आता है, देखो ना ये चिपक गए ना, दोनों शेप चिपक के आए हुए हैं, ठीक है ना, तो एडेड है, तो एडेड है तो ऐड करने का वॉल्यूम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। 1/3 πr²h
इसका वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। मैं कॉमन निकाल के कर लेता हूँ, दोनों में नीचे 3 कॉमन है, ऊपर पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे 2 बचा, और क्या बचा यहाँ पे आर आर बचा, तो एच प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो हम 22/7 ले लेंगे। आर आपका हो गया 15 × 15 और नीचे 3 था। एच एच हो गया आपका 40, 2 × आर, आर आपका 15 है, तो ये हो जाएगा 3 फाइजा से चला गया, तो 22/7 इंटू 5 × 15 इंटू 40 + 30 है ना, ये देखो ना, ये 30 हो गया ना, और ये 40 है, तो 40 + 30 हो गया 70, ठीक है। तो यहाँ पे 7 टेंजा से उड़ गया, ठीक है। तो 110 × 15 × 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16512 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, तो इसका यूनिट स्क्वायर नहीं, इसका यूनिट आएगा क्यूब, इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जो सम है अपना क्वेश्चन नंबर 37, ये सीधा सम है, बेसिक वाले इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दे, इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल ही दे। यहाँ पे यहाँ मोड की बात चल रही है, सारा डेटा दिया हुआ है, तो मोड का फॉर्मूला है L + F1 - F0 अपॉन 2 × F1 - F0 - F2 × H। सारा डेटा दिया, आप खाली वैल्यू डालना है। L की वैल्यू दी है, F1 आप देखो दिया हुआ है 7, F0 दिया हुआ है 3, 2 × 7 -3 - F2, और H की वैल्यू दी हुई है 15, तो हो जाएगा 40 + 4 14 - 9 इंटू 15, 40 + 4 अपॉन 14 - 9 होता है 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 5 3 से कट गया, तो 40 + 4 × 3 बचा, तो 40 + 12 बचा, ये हो जाएगा 52। तो आपका जो मोड है उसका आंसर आ गया 52। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दें। सेक्शन सी का इधर लिखा है एलिमिनेशन, तो ये सिंपल हो गया, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है। 2x - 3y = 5 4। एलिमिनेशन में एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन, जिसको आपको एलिमिनेट करना है उसके आगे का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपको x का एलिमिनेट करना है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो बनाने का। दूसरी बात, दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, इन दोनों का साइन, अगर एक का प्लस है तो एक का माइनस होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं, मेरे को है ना, मैं देख रहा हूँ, मुझे y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। अगर मैं इसके आगे 1 है तो 1, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये ऐसा हो जाएगा, 3x + 3y = 15। आपको इस एंड से लेके इस एंड तक सब में मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई ही नहीं करते, और इस इक्वेशन में मैं कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे y का नंबर सेम आ गया और साइन भी ऑपोजिट आ गया, तो कट हो गया। 5x = 19, x हो जाएगा 19/5। ये सिंपल सम था, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है मेरे ख्याल से। अब क्या करने का, आपको किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देने का, सब्स्टिट्यूट x = 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। जिस भी इक्वेशन में डालना है आपको, सबसे पहले वो इक्वेशन लिख देने का। ये बन जाएगा 19/5 + y = 5, y हो जाएगा 5 - 19/5, ये हो जाएगा 25 - 19/5, ये हो जाएगा 25 - 19 यानी 16 9 5 6 6/5, y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन दे दिया इस इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा तकलीफ वाला रहता है, लेकिन मैं बच्चों को एक ही सलाह दूंगा, एग्जाम में अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन दिख गया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको टाइम पे आ नहीं रहा है, आप एलिमिनेशन आता है आपको, आप करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो जो सबसे पहला इक्वेशन रहता है उसको सॉल्व करने का, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं तो अच्छे से लिख देता हूँ, 2x - y = 2 है। अब आपको क्या करना है, इसमें से x या y की वैल्यू जो आसान बने, आपको जो आसान रहे आपके लिए, वो सब्स्टिट्यूट कर देने का। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ y निकालता हूँ ना, y अकेला, देखो ना, नंबर 1 है इसके पास खाली, तो क्या नंबर 1 रहता है ना, तो वो ज्यादा आसान रहता है। x होगा तो आगे 2 है, तो 2 को ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं प्योर y को लेफ्ट या राइट साइड कर देता हूँ, -1 लेफ्ट साइड कर दिया, y को उधर कर दिया, वो पूरे y की वैल्यू आ गई है, पूरी y आ गई। अब ये निकला 1 में से है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख देने का, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करना होता है ना, पहले वो इक्वेशन लिखा जाता है। पाई एक्स, y की वैल्यू हो गई 2x - 1, हो जाएगा 5x + 4x - 2,
9x minus 2 is 25. 9x equal to 25 plus 2. 9x equal to 27. x हो जाएगा 27 अपॉन 9. x की वैल्यू हो गई 3. x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में डाल दो. अब सब्स्टिट्यूट x equal to 3 in इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, आसान लग रहा था मेरे को. 2 into 3 minus y is 1. तो 6 minus y is 1. 1 को लेफ्ट साइड लेके गया, y को राइट साइड लेके गया, y की वैल्यू आ गई 5. बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे. क्या नंबर 40. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना है. ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना है. Whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म दे दिया 14 और थर्ड टर्म दे दिया 18. सेकेंड टर्म दे दिया है 14 और जो थर्ड टर्म है वो दे दिया है 18. सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं. A2 का फॉर्मूला a प्लस 1d, ये हो गया 14. यहाँ पे a प्लस 2d, ये हो गया 18. अब ना मेरे पास a है ना मेरे पास d है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा. तुमको ऐसा नहीं लिखना, तो समझाने के लिए बताया ना आपको, इक्वेशन 1 और 2 ऐसा करके लिखना. ठीक है ना. तो a प्लस 1d इज 14. a प्लस 2d a है. a प्लस 2d इज 18. साइन चेंज करते हैं. 1d माइनस 2d माइनस d माइनस 4. d की वैल्यू आ गई 4. अब हम एक इक्वेशन में डाल देते हैं d की वैल्यू. सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेने का. तो a प्लस 1 इंटू 4 इज 14. a प्लस 4 इज 14. 14 उधर, 14 के पास 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा. a की वैल्यू आ जाएगी 10. नेक्स्ट इसी में पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का फॉर्मूला है 15/2. 2a प्लस 15 माइनस 1 डी. एसएन का फॉर्मूला डाला हूं. a की वैल्यू दे दी गई है 10. a की वैल्यू हो गई है 10. 15 माइनस 1 हो गया 14 और d की वैल्यू है 4. हो जाएगा 15/2 20. 14 4 जा 56. 15/2 इंटू 76. 2 3 जा 6, 2 8 जा, तो 15 इंटू 38 करना है. 15 इंटू अगर 38 करें तो इसका आंसर आ जाएगा 570. 570. तो ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें. नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 40 है, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें. सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म यानी S51 पूछा है. यहाँ पे लिखा है whose सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18. यानी उसका सेकेंड टर्म जो है वो 14 है और थर्ड टर्म जो है वो 18 है. तो सेकेंड टर्म पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो बनेगा a प्लस 1d इज 14 और जो a3 पे फॉर्मूला लगाऊं तो बनेगा a प्लस 2d इज 18. अगर मैं एलिमिनेट करूं तो यहाँ पे a कट जाएगा, माइनस d इज माइनस 4. d की वैल्यू आ गई 4. अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ. सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 दे. ठीक है. तो a प्लस 1d 14 था. a प्लस 1 इंटू 4 हो गया 14. a प्लस 4 हो गया 14. 4 राइट साइड गया तो माइनस हो गया. तो a की वैल्यू आ गई 10. मुझे पूछा है अब a और d तो मिल गया, मुझे पूछा है S51. Sn का फॉर्मूला है आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो उस तरीके से S51 का फॉर्मूला बन जाएगा 51/2 इंटू 2a. a आ गया मेरा 10. 51 माइनस 1 और d है आपका 4. ये बन जाएगा 51/2. इधर बचा 20. 51 माइनस 1 50 हो गया. तो 51/2 20 प्लस 5 4 जा 20, 200 हो गया. तो 51/2 इंटू 220 कट गया 11 जा, तो हो जाएगा 5610. बेसिक वाले इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दें इसको. 14 क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ए बी और सी का कोऑर्डिनेट दिया है और बोलता है ये वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के जिसमें एंगल ए 90 है. तो मैं क्या करता हूँ, पहले ट्राइंगल बना देता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, ए पे 90 डिग्री रख देता हूँ और बी और सी आप कहीं पे भी रख दो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ए की वैल्यू दी है 1,7. बी की वैल्यू है 2,4.
सी की वैल्यू है k कॉमा पाई, और बोला है k की वैल्यू ढूंढो। यहाँ पर k की वैल्यू मुझे ढूंढने बोली गई है। तो मैं जानता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, इस केस में पाइथागोरस थ्योरम होगा बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तीनों की वैल्यू निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, जिसमें पहले मैं बी सी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के माइनस टू द होल स्क्वायर। बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, और 5 - 4 द होल स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो के स्क्वायर माइनस 4k+4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, तो मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k+4+1। क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k+5। ये मेरा बी सी स्क्वायर का आंसर आ गया, जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। फिर दूसरा मुझे निकालना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 + 9, ये हो जाएगा 10। तो ए बी स्क्वायर का आंसर आ गया 10। अभी हम क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर पे अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं ए सी पे, तो बनेगा k - 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 द होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर -2k+1, और यहाँ आ जाएगा 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा के स्क्वायर -2k+1+4, हो जाएगा के स्क्वायर -2k+5। ये मेरा ए सी स्क्वायर का आंसर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबकी वैल्यू ये पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। तो बी सी स्क्वायर आपका आ चुका था के स्क्वायर -4k+5। ए बी स्क्वायर आपका 10 आ चुका है, और ए सी स्क्वायर आपका आ चुका है के स्क्वायर -2k+5। यहाँ कुछ कट होते तो काट देते हैं, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। यहाँ बचा -4k, 10 का स्क्वायर यहाँ 100 हो गया, सॉरी 10 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, खाली इधर 10 बचा है ना, 10 है, मैंने गलती से 10 का स्क्वायर डाल दिया। तो -4k = 10 -2k, ठीक है। तो 10 को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, और -4k को मैं राइट साइड लेकर जाता हूँ। यहाँ हो जाएगा 2k -10, तो हो जाएगा -10/2 इज k। तो k की वैल्यू आ गई -5। तो यहाँ जो c का जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा -5,5। वैसे मुझे k की वैल्यू पूछी थी, मैंने k की वैल्यू यहाँ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सम में अपना 42, इसमें a और b दिया है, तो a और b की वे एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ a और b के लिए। तो यहाँ पर दिया है a -2,2, और b जो है वो दिया है 2,8। बोला ये है ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। देखो 4 इक्वल पार्ट में होने के लिए मुझे बीच में 3 पॉइंट का होना जरूरी है, P Q और R, और चारों पार्ट इक्वल है। चारों पार्ट इक्वल है मतलब इतने, इतना, इतना, QR, RB, ये सब इक्वल है, यानी इनका रेशियो 1:1:1:1:1। तो इसके लिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो, अगर ये जो Q है ना, Q P और R का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन ना तो मेरे पास P की वैल्यू है, ना तो मेरे पास R की वैल्यू है। लेकिन मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ, वही Q A और B का भी मिड पॉइंट है ना, देखो ना, A और B का ही तो मिड पॉइंट है Q। तो मैं A और B पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना, तो मुझे Q की वैल्यू मिलेगी। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख के लिखते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, अगर बच्चे भूल गए हो तो। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है ना। तो Q
मिड पॉइंट है ए और बी का, तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2 + 2 अपॉन 2, कॉमा 2 + 8 अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा 0/2, यहाँ हो जाएगा 10/2। 0/2 यानी 0, कॉमा 5। ये जो Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू आ चुकी है अपनी 0,5। लेकिन मैं अब चीज नोटिस कर रहा हूँ, जो P है ना, P A और B का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। तो वापस से नया स्टेटमेंट लिखते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। तो अब P पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो P की वैल्यू आ जाएगी। तो ए और क्यू पे यानी ए की वैल्यू प्लस क्यू की वैल्यू अपॉन 2। उसी तरीके से ए का 2, क्यू का 5 अपॉन 2, तो हो जाएगा -2/2, 7/2। -2/2 यानी -1, 7/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, 7/2। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो आर है, आर आर किसका मिड पॉइंट है? क्यू और बी का। तो क्यू और बी पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्यू और बी पे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ स्टेटमेंट लिख के। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड बी। तो आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, क्यू और बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, तो उसका एक्स का वैल्यू 0 और बी का एक्स का वैल्यू 2/2। उसी तरीके से क्यू का वाई का वैल्यू प्लस बी का वाई का वैल्यू अपॉन 2। तो हो जाएगा 2/2, कॉमा 13 ये हो जाएगा 1,13/2। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट थे अपने, वो सबकी वैल्यू आ चुकी है। पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। सर्कल चैप्टर का सम है, तो इसमें लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, फिर समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब। तो ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर मैं ओ ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो मान लीजिए ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट आपका, ठीक है ना, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर। ये यहाँ से मैंने दो टेंजेंट बनाया, एक ये रहा ऊपर और एक नीचे के साइड, मैंने दो टेंजेंट बना दिया, ठीक है। अब लिखा क्या है? एंगल बिटवीन टू, पहले ना मैं सर्कल का सेंटर ले लेता हूँ ए को। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको ए ले लेता हूँ, यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको बी ले लेता हूँ, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल का ओ ए जो है वो रेडियस हो जाएगा, और ये जो ओ बी है ये भी मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये लिख दिया मैंने, आप, ठीक है ना। अच्छा, लिखा क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट को मुझे एक्सटर्नल पॉइंट से बनाना है। तो मान लो ये रहा मेरा पॉइंट, इससे मैंने ऐसे दो टेंजेंट मैंने बना दिया। एक टेंजेंट मान लो ये रहा ऊपर, एक टेंजेंट मान लो ये रहा नीचे। इस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी 180, बोल रहा है वो सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री बना रहा है। किसके साथ? मतलब ये एंगल जो है, ये जो एंगल पी है वो 180 डिग्री बना रहा है। किसके साथ? एंगल सबटेंडेड यानी मेक्स, हाँ, सबटेंडेड यानी मेक्स एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। मतलब जहां लाइन सेगमेंट, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी ए और बी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से सेंटर की तरफ जाओ, सेंटर की तरफ जो एंगल बनेगा, यानी मुझे ये दोनों का एडिशन, एंगल ओ और पी का एडिशन 180 प्रूव करना है। तो चलो इसको थोड़ा सा क्लीन करके हम लोग सम स्टार्ट करते हैं।
तो मेरा गिवन में आ जाएगा, गिवन मुझे खुद लिखना पड़ेगा, लेट पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये आपको खुद ही लिखना है, सेंटर ओ, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टू प्रूव, टू प्रूव मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल ओ प्लस एंगल पी इज 180 डिग्री। प्रूफ, प्रूफ। अब मैं जानता हूँ ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये जो चौरस बना, चार साइड का जो फिगर बना, इनका टोटल एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी 360 होता है, जिसमें मैं जानता हूँ जो एंगल ए है वो 90 है, तो एंगल ए की जगह मैं 90 पुट कर देता हूँ। एंगल पी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो बी है, बी पे भी मैं देख रहा हूँ 90 डिग्री है। रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है ना, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 आ गई। मैं देख रहा हूँ एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 180 इज इक्वल टू 360। 180 लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो 360 से माइनस हो जाएगा, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी जो है वो 180 हो गया, हेंस प्रूव्ड। नंबर 44 में दिया है अ सर्कल ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ए, ये सर्कल का एक्सटीरियर है, विथ सेंटर पी, इसका सेंटर पी है, रेडियस, रेडियस इसका 7 है। तो यहाँ पे मेरा रेडियस मैंने ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया। अ टेंजेंट थ्रू ए टचेस द सर्कल एट बी, तो ए पॉइंट से मैं टेंजेंट बनाता हूँ जो सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, बी पे टच कर रहा है, तो ये रहा मेरा बी। ए बी की वैल्यू 24 दे दी गई है, ए बी ये रहा 24, बोला है पी ए ढूंढो, तो मैं पी ए ढूंढने वाला हूँ। ये बेसिक वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, में नोट डाउन कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है बोर्ड में आने के। अब मैं जानता हूँ रेडियस, ये जो रेडियस है पी बी, रेडियस और ये जो टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। तो जब भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बनेगा अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम होगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर हमें ढूंढना है, पी बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 576, ये हो जाएगा 625। ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। बेसिक वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दें, स्टैटिस्टिक्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए बेसिक वाले, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में 45। इसमें ये डेटा में दिखा है मोड ऑफ द डेटा, तो सबसे पहले मोड का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो यहाँ पर हमको पहले ये पता करना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देख रहे हो ना, ये इसकी है 20 की, ठीक है। तो जो जो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं, और आंसर उसी डब्बे से निकलता है, तो ये आपका मॉडल क्लास बन जाएगा, ठीक है। इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, कभी कभी एमसीक्यू में आता है, ठीक है। तो अपना आंसर 40 से 50 के बीच में आने वाला है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग F1 पे आते हैं, F1 के बाद आता है ये आपका F2 हो जाएगा, वो F1 से पहले जो होगा वो आपका F0 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, L की जो वैल्यू है, L यानी लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट 40 है, F1 आपका 20 है, F0 आपका 12 है, F2 आपका 11 है, और जो H है, H होता है सबके बीच में गैप, देखेंगे आप लोग सब में 10 10 10, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप है ना, 60 से 70, 10 से 70 से 80, 10 से 20, 20 से 30, 30 से, सब में 10 10 का गैप है, तो जो आपका एच है वो 10 हो जाएगा। अभी आपको खाली वैल्यू डालना है, एल की वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूँ, एल है आपका 40, F1 माइनस F0 यानी 20 माइनस 12 अपॉन
2 इंटू 20 माइनस 12 इंटू F2 11 इंटू एच है आपका 10, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 12 8, 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग माइनस कर लेते हैं आराम से। तो 40 माइनस 12 यानी 28 हो गया, 28 माइनस 11 बन गया, एक एक स्टेप करके माइनस कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 17 इंटू 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 80 डिवाइड बाई 17। अब आप 80 डिवाइड बाई 17 करोगे तो 80 डिवाइड बाई 17 का आंसर आ जाएगा 4.7। इसका टोटल हो जाएगा 44.7। मोड का आंसर आ गया, लेकिन ये मोड का यूनिट होता है, ये जो लिखा होता है नंबर ऑफ कार, यहाँ पे हम डाल देंगे कार। ये इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए बेसिक वाले। नंबर 46, अ कार्टून ऑफ 100 शर्ट। तो मैं काम करता हूँ, पहले एक डब्बा बना लेता हूँ ना, कार्टून यानी बॉक्स, वैसे फील लेने के लिए मैं डब्बा बना लेता हूँ। इसमें 100 शर्ट है ना, टोटल शर्ट 100 है, टोटल 100 शर्ट है, ठीक है। 80 आर 88 आर गुड, गुड कितने हैं, 88 गुड है। 8 है माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट किसमें है, माइनर डिफेक्ट यानी खराब है ना, छोटा सा खराबी है कुछ, कहीं से लाइट टूटी होगी ऐसा, माइनर डिफेक्ट। 4 है मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट किसमें है, 4 में मेजर डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो टोटल आप देख रहे हो 100 शर्ट हो गए ना बॉक्स के अंदर, 88 प्लस 8 96 प्लस 400, ठीक है। तो जिम्मी एक ऐसा ट्रेडर है, वो बोलता है मैं एक्सेप्ट करूंगा शर्ट, लेकिन कौन सा, खाली गुड वाला, ठीक है ना। जिम्मी खाली गुड वाला एक्सेप्ट करता है कि मैंने जो अच्छा होगा वही मैं सिलेक्ट करूंगा, बाकी मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जिम्मी की बातें ये रही, जिम्मी की बात ये रही रेड में। अब सुजाता क्या है, सुजाता एक अलग ट्रेडर है, वो क्या बोलती है, विल रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो बोलती है जो मेजर डिफेक्ट होगा ना वो मैं रिजेक्ट कर दूंगी, बाकी सब मैं अपना लूंगी। सुजाता बोलती है, जो अलग ट्रेडर है वो बोलती है वो रिजेक्ट कर देगी कौन सा शर्ट, विच हैव मेजर डिफेक्ट, यानी उसको माइनर डिफेक्ट चलेगा और गुड वाला चलेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, एक हम शर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कार्टून में से, वन शर्ट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोडक्ट, इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी। पहला क्वेश्चन है एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी, एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी। तो जिम्मी एक ऐसा ट्रेडर है जो क्या बोलता है मैं कैसा शर्ट एक्सेप्ट करता हूँ, विच इज गुड। तो गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो गुड आप देख रहे हो 88 गुड है आउट ऑफ 100, यानी 0.88। समय यहाँ पे खत्म हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता, सेकंड बोला है इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता, सुजाता एक्सेप्ट करेगी। तो सुजाता क्या बोलती है, मैं रिजेक्ट करूंगी मेजर डिफेक्ट वाला, यानी मेजर रहेगा तो वो नहीं लेगी, यानी ये शर्ट तो उसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो एक्सेप्ट क्या करेगी, वो ये भी एक्सेप्ट करेगी गुड वाला और माइनर वाला भी एक्सेप्ट करेगी। तो सुजाता का आंसर हो जाएगा 88 प्लस 8 आउट ऑफ 100, यानी 96 आउट ऑफ 100, यानी 0.96। ये बेसिक वाले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल लें, इवन स्टैंडर्ड वाले भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है उसकी लंबाई 6 मीटर है ना, तो इधर पे ए बी को मैं वर्टिकल पोल ले लेता हूँ, उसकी लंबाई 6 मीटर है, ठीक है ना। तो ए बी को मैंने कंसिडर कर लिया पोल, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, वो परछाई गिरा रहा है, मान लो इधर सूरज है तो उसकी वजह से परछाई गिर रही, तो ये उसका शैडो हो गया, है ना, ये उसका शैडो हो गया। कितना मीटर लंबा है शैडो, 4 मीटर, और ये कितना मीटर है, 6 मीटर। तो ए बी पोल हो गया 6 मीटर का, और बी सी उसका शैडो हो गया, शैडो 4 मीटर का, ठीक है। ठीक है, अब सूरज की किरणें आएंगी तो कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाएंगी, है ना, इस वजह से उसकी परछाई बनेगी, ठीक है। अच्छा, ऑन द ग्राउंड,
एंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त, मान लो 10:12 हो रहा है, ठीक है ना, 10:12 हो रहा है, ठीक है ना, दोपहर सुबह का टाइम है, एएम लिख दिया मैंने, 10:12 हो रहा है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त 10:12 पे एक और टावर है। अब टावर का हाइट जरूरी नहीं कि एबी के बना जितना होगा, मैं थोड़ा सा और लंबा ले लेता हूँ टावर को, ठीक है ना, इसको ले लेता हूँ PQR, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, PQ मेरा टावर है, PQ क्या है, टावर है, ठीक है ना। कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, QR उसका शैडो है, ये जो क्यूआर है, ये जो क्यूआर है उसका शैडो है। कितना मीटर लंबा है शैडो, 28 मीटर लॉन्ग है। तो क्यूआर, यहाँ पे क्यूआर क्या है, शैडो है 28 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहां से भी उसकी परछाई गिरेगी उसी वक्त, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन सिमिलर पहले आपको प्रूव करना है ना, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आप देखोगे यहां पर भी एंगल बी पे 90 है, यहाँ पे क्यू पे भी 90 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, 90 डिग्री। दूसरा क्या, एंगल ए जो होगा वही एंगल पी होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल मेड बाय सन एट सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, एक, मान लो 10:12 पे ये जितना एंगल बनाकर आएगा ना, दुनिया में उसी वक्त कितने भी लोग खड़े होंगे, फिर वो टावर हो या मैं हूं या आप हो, उस वक्त उसके सर पे, यानी ए पे, यानी यहाँ पे पी पे, या यहाँ कोई इंसान खड़ा है, उसके टकले से भी रे निकलेगा ना। तो यहाँ जो एंगल बनेगा इंसान के यहाँ जो एंगल बनेगा, पी पे जो एंगल बनेगा, ए पे एंगल बनेगा, वो सेम होता है। तो एक ही वक्त पे सबके टकले से सेम एंगल पे रे बना कर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये करना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को ये आता नहीं है। अगर आपने ये नहीं किया, इसके बाद डायरेक्ट आपने ये मान लिया, डायरेक्ट ये वाला स्टेप करते हो जो फाइनल स्टेप है, तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्क्स कटने के चांसेस है, मार्क्स कटेगा वैसे। लेकिन अगर मान लो नहीं आया तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट मान लेना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला कंडीशन आप नहीं बता पाओगे अगर तो, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा लिखना, ये जो ABC है तो ऐसा लिखना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC अपॉन 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 PQ QR PR। एक ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो आप ऐसे साइड के रेशो को सेम बना सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए PQ को रहने देता हूँ, PQ रहने देता हूँ, ठीक है ना। क्या AB की वैल्यू मुझे दी हुई है, हाँ दी हुई है। क्या मुझे PQ की वैल्यू पूछी है, हाँ पूछी है, यानी इसका तो काम लगने वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या, BC शैडो है 4 मीटर, वो भी मुझे पता है। QR 28 मीटर, ये भी मुझे पता है, यानी मुझे इसका काम नहीं लगने वाला है। तो मैं पहले दो की मदद से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ ना, जिसकी जिसकी वैल्यू डाल देता हूँ। ए बी है मेरा 6, पी क्यू है मेरा कितना है नहीं पता, PQ को PQ रहने देते हैं। BC कितना है, BC है 4। QR कितना है, QR है 28। इसके अलावा कुछ नहीं करता है, PQ को उधर भेजते हैं, 28 को इधर भेजते हैं, और 4 को वापस नीचे भेज देते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 6 × 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू PQ। 4 7 जा 6 7 जा 42 मीटर। तो PQ जो टावर का जो हाइट है वो 42 मीटर हो जाएगा। बेसिक और स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। क्वेश्चन नंबर 48, बेसिक वाले इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दें, इवन स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें। इन द फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। तो DE किसके पैरेलल है, OQ के। तो मैं काम करता हूँ ना, इतना पार्ट बाहर निकाल लेता हूँ, 48 यहाँ निकाल लेता हूँ, बना देता हूँ यहीं पे वो उतना पार्ट, POQ, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, और ये रहा आपका DE, ठीक है ना, DE, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, DF इज पैरेलल टू OR। DF किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो DF और OR पैरेलल है, ये रहा DF, ये रहा OR। इसको मैं अलग से इधर बना लेता हूँ, कुछ वैसे ही बन रहा है, इस तरफ भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये रहा आपका DF, ये रहा आपका OR, ये रहा P, ठीक है। अच्छा,
मुझे शो करना है EF इज पैरेलल टू QR। फिलहाल उसको जाने देते हैं, पहले इतना पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, बीच में पार्टीशन कर देता हूँ। तो यहां पर मैं देख रहा हूं DE OQ के पैरेलल है। तो जब भी डी एक ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल होगा, DE OQ के पैरेलल है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल POQ, एक ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड पैरेलल दिखेगा तो आप रेशियो इक्वल बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो PE बाई EQ इज PD बाई DO। यानी जो लेफ्ट साइड में आपने रेशियो बनाया उसी तरीके से आप राइट साइड में भी बोल सकते हो। जैसे ऐसा लिख सकते हो PE बाई EQ, लेफ्ट साइड में आपने कैसे किया, ऊपर का टुकड़ा, लेफ्ट साइड के ऊपर का टुकड़ा, लेफ्ट साइड के नीचे का टुकड़ा। उसी तरीके से राइट साइड में भी आप करोगे, राइट साइड के ऊपर का टुकड़ा, राइट साइड के नीचे का टुकड़ा। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल में आते हैं। अच्छा, इसको बाय बाय बोलेंगे, बाय बीपीटी थियरम। बीपीटी थियरम है, बाय बीपीटी थियरम। नेक्स्ट, वापस इस तरफ, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POR, अब देखोगे DF किसके पैरेलल है, OR के। मैं बोल नहीं रहा हूं, दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू OR। तो बाय बीपीटी आप फिर से बोल सकते हो ऐसी, लेफ्ट साइड के ऊपर का टुकड़ा और नीचे का टुकड़ा, राइट साइड के ऊपर का टुकड़ा और राइट साइड के नीचे का टुकड़े का रेशियो PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR। ए सेकेंड, अब आप देखोगे यहां पे ये जो है PD बाई DO के इक्वल है, और PD बाई DO खुद PF बाई FR के इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डायरेक्ट, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अब देखो ना, ये PD बाई DO यहां भी है, यानी आप ये बोल सकते हो ना, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने किया। अब ये तो रेशियो इक्वल हो गया, लेकिन मुझे तो पैरेलल प्रूव करना है। जाके देखता हूं पी और EQ किधर है। PE ये रहा, EQ ये रहा, दूसरा क्या है PF FR, PF ये रहा, FR ये रहा। तो आपको नहीं लगता ये ऐसा ही बना, ऊपर का टुकड़ा लेफ्ट साइड का, ऊपर नीचे का टुकड़ा राइट लेफ्ट साइड का, ऊपर का टुकड़ा राइट साइड का, नीचे का टुकड़ा राइट साइड का। ये रेशियो कब इक्वल आ रहा है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का उल्टा, लाइन पैरेलल होता है तो मैं रेशियो इक्वल बोलता हूं, लाइन पैरेलल होता है तो मैं रेशियो इक्वल बोलता हूं, और अगर रेशियो इक्वल आ गया तो मैं लाइन को पैरेलल बोल सकता हूं। तो उस हिसाब से बाय कन्वर्स ऑफ, उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो EF वाली लाइन है वो QR के पैरेलल आ जाएगा। तो EF इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नहीं, यहाँ लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल हुज कारपेट एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब मुझे मालूम नहीं इतना पढ़ के कि जो कारपेट एरिया है नहीं, जिस हॉल में आप बैठे हो अभी, वो जो नीचे जो फ्लोर दिख रहा है वो एरिया है, कारपेट एरिया, जहाँ कारपेट लगता है। लेकिन अब वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। यहाँ पर अब मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं आगे पढ़ा तो यहाँ लिखा लेंथ और ब्रेथ। तो सीधी सी बात है, लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल में होता है, तो यहाँ फील लेने के लिए मैं रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब लेंथ को आप L भी ले सकते हो, लेंथ को आप X भी ले सकते हो, तो मैं फिलहाल के लिए X ले ले रहा हूँ। और ब्रेथ को आप B भी ले सकते हो, ब्रेथ को आप Y भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने Y ले लिया। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जो एरिया है, ये जो कारपेट एरिया जिसमें कारपेट बिछने वाला है, ठीक है ना, ये एरिया, इसका एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अच्छा, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे दिया है 300, लेंथ आपका X है, ब्रेथ आपका Y है। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा यहाँ क्या लिखा है, लेंथ। ठीक है ना, लेंथ यानी मेरे लिए X है, इस यानी इक्वल टू, क्या लिखा है इधर, 1 मीटर मोर। तो आप लोग क्या करने लगते हो, 1 प्लस लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं करने का, ऐसा कभी नहीं करने का। कभी भी आपको देन दिख गया तो देन वाला बात पहले लिखने का। इधर क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब 2 गुना उसके ब्रेथ का, उससे एक ज्यादा। सर क्या फर्क पड़ता है, 1 + 2y लिखो कि 2y + 1 लिखो,
एक ही बात हुआ ना? नहीं, फर्क पड़ता है। कब फर्क पड़ता है? जिस दिन माइनस आ गया, लेस आ गया। जैसे 3 - 2 और 2 - 3 में फर्क हो जाएगा। 3 + 2, 2 + 3 में फर्क नहीं होता। ठीक है ना? माइनस करते टाइम गलती होने लगती है, इसलिए आदत यहीं से बना कर रखो। ठीक है ना? देन कभी भी अगर ना, देन के बाद वाली बात पहले लिखने की। ठीक है ना? फिलहाल इस पर आते हैं। अब ये दो इक्वेशन आपके लिए बन चुका है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब या तो एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इसमें डालो, या इसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इसमें डालो, आपका चॉइस है। तो मैं देख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है, तो एक्स इंटू वाई 300 है। तो एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ 2y+1 इंटू वाई इज 300। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया, मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है ना? 300 लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको श्रीधराचार्य लगाना है। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, आपको चॉइस मिले तो। मैं नहीं ढूंढने जा रहा हूँ चॉइस, मेरे को ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? श्रीधराचार्य आपने यहाँ से लगाना चालू किया। ठीक है ना? अच्छा, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लेता हूँ। डी, डी का फॉर्मूला है B² - 4AC। बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4AC, ये बन जाएगा 1 + 4 × 2400। तो डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2401। अब आपको क्या करना है? आपको अल्फा ढूंढना है। अल्फा का फॉर्मूला है -B + √D/2a। उसी तरीके से आपको बीटा भी ढूंढना है। बीटा का फॉर्मूला है -B - √D/2a। तो माइनस बी कितना है, +√D यानी 2401/2 इंटू ए आपका 2 है, तो -1 यहाँ हो जाएगा 49/4। तो हो जाएगा 48/4। 4 1 = 4 2 ये जो अल्फा निकला, आप श्रीधराचार्य लगाने से पहले आप देखो जो इक्वेशन है आपका वाई के फॉर्म में है, यानी आपका अल्फा और बीटा वाई की वैल्यू होगी। ठीक है ना? अल्फा और बीटा वाई की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा -1 -2401 का √/2 इंटू ए, -1 -49/4 -50/4। अब आप देख रहे हो जो y हो नेगेटिव में आ रहा है ना, y -50/4 नेगेटिव में नहीं हो सकता है ना? ब्रेथ कभी नेगेटिव में होगा क्या, लेंथ या ब्रेथ? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मेरा y का वैल्यू 2y+1 है। मुझे डायमेंशन बोला, डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों ढूंढना है। तो मुझे ब्रेथ मिल गया, y मिल गया, मुझे लेंथ ढूंढना है। लेंथ यानी आपको x ढूंढना है। x का इक्वेशन यहाँ पे रखा हुआ है। x की वैल्यू है 2y+1। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो, 1 में भी डाल सकते हो। मैं फिलहाल जो इजी है उसमें डाल दे रहा हूँ। 2 × 12+1 हो जाएगा 24+1। तो x जो हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है ना? ये भी 12 मीटर। ठीक है? तो डायमेंशन मिल गया है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर ले, खास करके स्टैंडर्ड वाले, खास करके स्टैंडर्ड वाले इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 50, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। अब जब मैं ये बहुत बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, सम देख के इसको S4 S8 बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा लिखा होगा ना, सम ऑफ फर्स्ट, ऐसा जब एस लेना होगा ना, सम ऑफ फर्स्ट वर्ड करके यूज होता है वो। ठीक है ना? तो इसको S4 मत समझ लेना, या S8 मत समझ लेना। ऐसा लिखा होता ना अगर, सम ऑफ फर्स्ट फोर फोर टर्म, तब समझना। सम ऑफ फर्स्ट ऐसा लिखा होगा तब उसको एस माना जाता है, इसको फोर माना जाता है। ठीक है? वो फर्स्ट वर्ड लिखा होता है। ठीक है? फिलहाल इस पे आते हैं। तो लिखा है सम करना है, यानी एडिशन करने वाला सम है। किसको? फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का, यानी फोर्थ टर्म और जो एट्थ टर्म है उसका सम करना है। वो कितना है? इज यानी इक्वल टू कितना दे दिया? 24। फिर क्या लिखा है? सम करना है। देखो इसमें भी नहीं लिखा है सम ऑफ फर्स्ट, खाली ऐड करना है। किसको ऐड करना है? सिक्स और टेंथ टर्म को। तो 6 और टेंथ टर्म को ऐड करना है, कितना दे देगा? 44। तो A4 क्या है? A+3D। A8 क्या है? A+7D। ठीक है ना? यहाँ पे ए और ए ऐड हो गया 2a। 3 + 7 10। अगर आप देख रहे हो पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप लोग। बाकी वो रखना है तो वो भी रख सकते हो। पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ हो गया A+5D, यहाँ हो गया A+9D इक्वल टू 44। 2a+14D इज 44। ये भी पूरा इक्वेशन डिविजिबल है, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब ये दो इक्वेशन जो बना, आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो A+5D की वैल्यू कितनी है? 12।
a प्लस 7d की वैल्यू कितनी है 22। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ a को, ये बन गया -2d इस -10, यहाँ कट हो गया तो d हो गया 10/2, तो d की वैल्यू आ गई y। अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ। d की वैल्यू है 5, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। a इज 12 माइनस 25, a हो गया -13। लेकिन इधर क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म ढूंढने बोला है। फर्स्ट थ्री टर्म यानी आपको a1 भी ढूंढना है, आपको a2 भी ढूंढना है, आपको a3 भी ढूंढना है। a1 का फॉर्मूला a होता है, a की वैल्यू आ गई -13, ये ओके हो गया। a2 यानी a प्लस 1 इंटू डी, ए आपका -13 है, 1 डी आपका 5 है, ये हो गया -13 प्लस 5, यानी ये आ गया -8। तो a2 भी आपको मिल गया, a1 भी आपको मिल गया, ठीक है। ठीक है, अब ए थ्री का फॉर्मूला है ए प्लस 2d। ए यानी कितना है -13, 2, डी कितना है 5, -13 + 10 यानी -3, तो a3 की वैल्यू आ गई -3। तो ये बेसिक वाली इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ लिखा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। मैं 2 मिनट के लिए f1 और f2 को x और y ले लेता हूँ, ठीक है ना। वो f1 2 लिखने में थोड़ा सा, आप आप f1 भी रख सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए इसको x ले लेता हूँ और f2 को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। आप f1 और f2 रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा मैंने सी एफ बनाया क्योंकि यहाँ मीडियन की बात चल रही थी। तो सी एफ में क्या होता है, पहला नंबर वैसे ही लिखते हैं, ये वाला नंबर ऐड होके इधर आ जाएगा 10 + x, फिर ये वाला नंबर ऐड होके इधर आ जाएगा। अब x खाली पूंछ बनकर चलेगा ना, तो 35 + x, ये नंबर ऐड होके इधर हो जाएगा 65 + x। अब ये y है, y भी पूंछ बनकर पीछे चिपक के चलेगा, 65 में 10 ऐड हो गया 75 + x + y। इससे बात मालूम पड़ा, ये जो दो नंबर है वो सेम है ना। तो 75 + x + y की वैल्यू जो है वो 100 है। x + y कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75, x + y कितना हो गया 25। अब यहाँ पर क्या है, n जो है ना, सारा खेल n से चालू होता है। n कितना है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 50। लेकिन इस केस में x, ये आप देख रहे हो आपको मीडियन दे दिया है 32, तो आपको क्या करना है ना, मीडियन से आपको टेबल पकड़ना है। मीडियन 32 कौन से टेबल में आएगा, देखो 32 इसमें आता है ना, 32 इस वाले बॉक्स में आएगा, 30 से 40 के बीच में, यानी ये आपका मीडियन क्लास हो गया। और आपका फ्रीक्वेंसी ये वाला डब्बा हो जाएगा। लेकिन जो सी एफ है, सी एफ आपको एक ऊपर वाला लेना पड़ता है, अगर आपको याद हो तो, ये सी एफ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका सी एफ हो जाएगा। हम लोग खाली फॉर्मूला डाल देते हैं, अभी खाली आपको कुछ नहीं करना है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन कितना दे दिया है, मीडियन यहाँ दे रखा है 32, लोअर लिमिट 30, जो छोटा लिमिट है लोअर लिमिट उसको 30 वैल्यू पुट कर दिया। n/2 आपने अभी इधर निकाला 50। सी एफ ब्रैकेट में डालना, क्योंकि साइन बाहर माइनस का खड़ा है। सी एफ यहाँ पे आपको दिख रहा है 35 + x वाला लेना, ठीक है। 35 + x अपॉन एफ, एफ आपका 30 है, और एच यानी आपका 10 हो गया। जब भी इधर और इधर नंबर होगा ना इक्वल टू के इधर उधर, तुरंत इसको इधर आके माइनस कर देना, तो काम आपका आसान बन जाएगा। 32 - 30 इज इक्वल टू 50 - 35 माइनस एक्स अपॉन 30 इंटू 10। यहाँ से 10 से 0 कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ हो गया 15 माइनस एक्स अपॉन 3, ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इक्वल टू 15 माइनस एक्स लेफ्ट साइड चला गया, प्लस बन गया, +6 राइट साइड आ गया, माइनस बन गया, 15 माइनस 6 9 हो गया। अब आपको वाई ढूंढना था, x + y की वैल्यू 25 मिल चुकी है अपने को, ये रही। तो इसमें हम पुट कर देते हैं 9 + y इज 25, y हो जाएगा 25 माइनस 9, y हो गया 16। तो जो आपने x और y लिया है उसको आप F1 F2 आप लिख के कर ला। मैं क्यों नहीं लिखता हूँ बताऊं, तो यहाँ अगर मैंने F1 लिख दिया ना, तो ये 1 नंबर वाला हो जाता है ना, तो 1 2 ऐसा लिखेंगे तो ये नंबर में क्या मिस्टेक हो जाता है कभी कभी यार। तो मैंने फिलहाल x और y ले लिया, ठीक है ना। ऑनलाइन में लिखते हैं तो ज्यादा मिस्टेक होता है, हाँ हाथ से करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, इसमें बहुत मगजमारी हो जाता है।
चलो ठीक है, फिलहाल आपको समझ में आ गया इतना मैं उम्मीद करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 में टेबल दिया हुआ है, यहाँ पूछा है मीन। हम डायरेक्ट मेथड से ही मीन करते हैं। मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बेसिक वाले बच्चों को ज्यादा करके डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान लगता है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत क्या है ना, नंबर बहुत तकलीफ वाला आता है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपके लिए डायरेक्ट मेथड से कर देता हूँ, और मेरे पास ऐसा ही बोल सकते हो जगह की कमी भी है, इस हिसाब से भी मैं डायरेक्ट मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या बनाना है, एक्स आई बनाना है। एक्स आई में तकलीफ यहाँ क्या आ गया ना, ये जो नंबर है इसके बीच का नंबर चुनना है। अगर 0 से 10 होता तो इसका डिफरेंस बीच का नंबर 5 होता, 10 से 20 होता तो इसका बीच का नंबर 15 होता। लेकिन अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में ये इन्होंने जान के 10 से 25 कर दिया, यानी आपका जो मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू पॉइंट में आएगा कि 10 से 25 के बीच में 17.5 आता है। कैसे निकालने का, 10 और 25 को ऐड करने का, डिवाइड बाई 2 करने का, यानी 35/2। 35 का आधा 17.5। तो अब क्या होगा, आंसर पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन उतना तकलीफ वाला होता जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं जानता हूँ या जितना मैं समझ पाता हूँ अब तक, जितना देखा हूँ मैंने, कभी भी आपको अगर बेसिक आपने लिया है तो पॉइंट वाला एक्सआई एग्जाम में जितना मुझे पता है नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है ना। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि पॉइंट वाले आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसके बीच में 17.5 आता है, ठीक है ना। 25 और 40 के बीच में 65 का आधा तो 32.5। 32.5 उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 47.5। 47.5 यहाँ हो जाएगा 62.5। यहाँ हो जाएगा 77.5। यहाँ हो जाएगा 92.5, ठीक है ना। अब आपको बनाना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई में आपको एफ आई वाला टेबल और एक्स आई वाला टेबल मल्टीप्लाई करना है, तो ये और तकलीफ हो जाएगा। तो ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, ये दो ये दो ये दो ये दो, ठीक है। तो मैं, मेरे पास तो कैलसी है भाई, मैं तो कैलसी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूं, ठीक है ना। मेरे को तो टाइम बचाना है ना, जल्दी ये पार्ट खत्म करना है। तो 32.5 इंटू 3 अगर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 97.5। 47.5 इंटू 7 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 332.5। 332.5। 62.5 इंटू 6 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 375। 77.5 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 465। 92.5 इंटू 6 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 555। अब देखो, आप अगर आप चीज एक देख रहे हो ना, आपने नोट, आप अभी नहीं समझ पाओगे ये बात क्या है ना, इन्होंने एक काम कर दिया आसान आपके लिए। ऐसे समझ सकते हैं, हाँ? ये बेसिक वाले को आ सकते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नंबर पॉइंट के बिना आने लग रहे हैं, लेकिन यहाँ दो पे पॉइंट के साथ आ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिक वाले बच्चे भी ये कर पाए, इसलिए उन्होंने नंबर इस 6-6 करके दे दिया, ताकि जब मल्टीप्लाई हो तो नंबर बिना पॉइंट वाले आ जाए। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चालाकी करके थोड़ा सा सम को इजी बनाने की कोशिश की है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ चलो भाई, ये आने के चांसेस बेसिक वालों को है। बाकी 99.999% अगर यहाँ पॉइंट आने लगा ना सब में, तो बहुत कम चांस है कि बेसिक वाले को पूछेगा। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस तो सभी करेंगे, ठीक है। तो अभी एफ आई एक्स आई को टोटल करना है, उसका टोटल यहाँ आएगा। एफ आई एक्स आई का मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। एफ आई एक्स आई को सबको टोटल करूं तो 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 प्लस 375 प्लस 465 प्लस 555, इतना आ गया 1860। तो यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई आ गया 1860। अच्छा, समेशन एफ आई भी चाहिए, समेशन एफ आई यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कैलकुलेट, 2 3 5 5 7 12, 12 और 18, 12 और 18 होता है 40, ठीक है ना। 12 18 सॉरी 30। यहाँ पे एफ आई का टोटल मान है 2 + 3 5 5 7 12, 12 और 18, 12 और 18 होते 30, वैसे दिया भी था 30 स्टूडेंट, तो इसका टोटल हो गया 30। तो यहाँ हो गया अपॉन 30। 3 6 18, 3 2 6, तो इसका आंसर हो गया 62 मार्क्स, ठीक है ना। बच्चे लोग ये यूनिट डालना भूल जाते हैं, इसी में से आंसर निकलता है, ठीक है। तो पैर ऑफ डाई, और ये काम बढ़ा देते हैं लोग, पैर ऑफ डाई, पैर ऑफ डाई इज थ्रोन। पैर ऑफ डाई जब फेंकेंगे तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं वो लिखने में थोड़ा सा
लंबा प्रोसेस है, लेकिन बेसिक वालों के लिए बात अच्छी है, इतना बनाने का भी आपको मार्क्स मिल जाएगा ना। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 4 1 5 1 6, सब लाइन से लिखते जाता हूँ। 3 2 4 2 5 2 6, तो बड़ा कंटाल आता है लिखने में, सच्ची बता दो। 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4, रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम जाता है, सच्ची बहुत टाइम जाता है। 5 3, बनाता 5 घंटे में हूँ, और एडिट करके 2 घंटे का बनता है, बड़ा टाइम जाता है। 5 घंटे में तो मेरे ख्याल से मैं ढाई ढाई पेपर लगभग खत्म कर दूं, एकदम अच्छे से होगी, अच्छी राइटिंग वाला। 6 5, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बड़ा टाइम जाता है, एक भी मिस्टेक हो गया, आवाज आ गया, सब गड़बड़। ठीक है, फिलहाल इस पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट मतलब डबल नंबर। डबल नंबर मतलब कहाँ कहाँ डबल, डबल मतलब सेम सेम नंबर। अब देख लो, ये रहा सेम सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 लोगों का आउट ऑफ 36, तो आगे आंसर 1/6। नेक्स्ट सवाल पूछा है, प्रोडक्ट इज 12। प्रोडक्ट इज 12 यानी मल्टीप्लाई करने पे 12 बनना चाहिए। प्रोडक्ट इज 12 का मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12 बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने में वन के टेबल में किसी को भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब मल्टीप्लाई मतलब देखो, 1 1 जा 1 हो रहा है, 1 2 जा 2 हो रहा है, 1 3 जा 3 हो रहा है, 1 4 जा 4 हो रहा है, जैसे यहाँ 5 4 जा 20 हो रहा है। तो वैसे आपको मल्टीप्लाई करना, तो कहाँ कहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पे आएगा। 2 6 जा, फिर 3 4 जा, 4 3 जा, ठीक है ना। फिर 5 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। 6 2 जा, ठीक है ना। और कौन सी टेबल में, और किसी टेबल में नहीं जाएगा। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, तो 4 लोग हो गए आउट ऑफ 12, ये हो गया 1/3। नेक्स्ट सवाल पूछा है उन्होंने, सम इज 10। सम इज 10 मतलब ऐड करके 10 बनना चाहिए। सम इज 10, सम सम इज 10 मतलब ऐड करके 10 बनना चाहिए। तो इस लाइन में कहीं पर भी ऐड करके 10 नहीं बनेगा, 2 वाले लाइन में भी नहीं बनेगा, 3 वाले लाइन में नहीं बनेगा, 4 वाले लाइन में देखो बन रहा है। ऐड करके देखो, 4 और 6 को ऐड करो, 10 बन रहा है। 4 6 हुआ है तो 6 4 भी हुआ होगा, और यहाँ 5 5 भी है ना। मैं सबको अलग अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो 3 लोग आए आउट ऑफ 36, ये आ गया 1/12। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 4/36 होगा। 4/36, 1/9, तो मैं गलती से ये वाला 12 लिख दिया, मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, चलो फिलहाल, फिलहाल हमारा ये जो थर्ड आंसर आ गया 1/12। फिर नेक्स्ट हमें फोर्थ पार्ट, प्रोडक्ट इज मोर देन 50। मल्टीप्लाई करने पे मोर देन 50 है, बात समझो। प्रोडक्ट इज मोर देन 50, सबसे बड़ा नंबर देखो ना, ये देखो ये है, इसको मल्टीप्लाई करो ना, क्या आ रहा है, 36। जो सबसे बड़ा नंबर उसी का आंसर 36 है, इनको तो 50 से ज्यादा चाहिए, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी छान लो, कहीं भी नहीं मिलेगा इसमें आप। ठीक है ना, आपको देखना है तो देखते रहो। ठीक है, तो फिलहाल एक भी आंसर नहीं है, तो 0 आउट ऑफ 36, आंसर इज 0। ठीक है ना, तो ये चारों आंसर हो गया बेसिक वाले, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो। 53 54 तो पट्टा मार के जाओ, कैसे भी करके प्रोबेबिलिटी अच्छे से करके जाओ, एकदम मस्त आपको 8 8 9 मार्क्स आराम से मिल जाएगा खाली प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 54, टू कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली। तो मैं पहले 2 कॉइन को टॉस करूँ तो क्या क्या आउटकम आएगा वो लिख देता हूँ। तो 2 कॉइन को टॉस करूँ तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, 4 लोग आ सकते हैं। तो पहला सवाल पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक ही हेड कब कितनी बार आ रहा है। तो एक ही हेड आप देख रहे हो, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 2 आउट ऑफ 4 यानी हाफ। नेक्स्ट है टू हेड, उसको 2 ही हेड चाहिए। 2 हेड, 2 हेड कहाँ है, तो 2 हेड कहाँ है, खाली ये रहा, एक बार।
आउट ऑफ 4। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन हेड यानी एक हेड या एक से ज्यादा हेड। तो ये एक हेड चलेगा, ये एक हेड चलेगा, एक से ज्यादा हेड भी चलेगा ना, तो 3 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। हेड नहीं आना चाहिए, टेल चलेगा, उसको हेड नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें तो हेड है नहीं चलेगा, इसमें हेड है नहीं चलेगा, इसमें हेड है नहीं चलेगा, ये चलेगा ना, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो 1 आउट ऑफ 4। यहाँ पे होता है सम खत्म, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे।